हैव अ वंडरफुल पर्सन जनाब फयाज़ विलाना साहब हमारे साथ हैं। अज़ीम मियाँ साहब भी इन टाउन हैं, बल्कि अज़ीम भाई का दिल चाह रहा था कि एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जिसमें फयाज़ विलाना साहब, ऑफ कोर्स दीज पीपल दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, और एक अरसे से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ बराह रास्त राब्ते भी हमारी कोशिश होगी कि हम वो प्रोग्राम का भी इनक़ाद करा सकें। जनाब फयाज़ विलाना साहब मेरे साथ हैं अपने तज़िये के साथ। विलाना साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफा जी, आपका तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। और फयाज़ विलाना साहब, हम अपनी कदम बढ़ाते हैं उसकी तरफ। सब ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। मुझे आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। मुझे अभी इमरान खान साहब ने स्पीच की, बात फिर सियासत की तरफ चली जाती है, क्योंकि लोग हमारा प्रोग्राम देखते ही इसलिए हैं कि वो जानना चाहते हैं, अपने लीडरान की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हों, चाहे मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे PTI के हों या कोई और जमात हो, उनकी बात सुनना चाहते हैं। तो चलें इसी बात से उनकी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने खिताब किया अभी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने उसमें लोगों को ईद मुबारक दी। इमरान खान साहब तो लीडर हैं, लेकिन हमारे आम लोग भी, लोगों को एहसास नहीं होता। इमरान खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए था ईद मुबारक, उन्हें ईद ग्रीटिंग्स कह देना चाहिए था, या ये कहना चाहिए था कि जितने लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, मैं दुआ करता हूँ इस मुबारक मौके पे कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे। लोग कहते हैं कि भाई आपके 10,000 बंदे अरेस्ट हैं, आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं, आपकी पार्टी पे इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त है और आप ईद मुबारक कह रहे हैं उन्हें। आपको ईद मुबारक तो नहीं है, आप ये कहें कि इस मुश्किल वक्त में आप खड़े हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपके आसानियां पैदा करे। दुआ की जा सकती है इस मौके पे। मुबारक, हर घर मुबारक वाला नहीं होता, हर बंदा हर लम्हे मुबारक वाला नहीं होता, हर ईद मुबारक नहीं होती, हर बंदे के लिए मुबारक नहीं होती। मुझे कल बहुत प्यारी आपने, मैं आपको कता कलामी के लिए माफ़ी की ख्वास्तकार हूँ। अल्फाज एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर तीर में से बाहर निकल जाए तो वापस नहीं आया करते। मैंने जब आपको ईद मुबारक कहा तो मुझे ईद मुबारक कहते ही एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। मैं यहाँ अपने तमाम सामीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जनाब फयाज़ विलाना साहब के वालिद साहब का इंतकाल अभी चंद रोज़ कबल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी मंजिलों को आसान करे, उनकी औलाद को सदका जारिया बनाए। और बिल्कुल फयाज़ भाई, जब आपको मैंने ईद मुबारक कहा, बिल्कुल हर इंसान के लिए ईद मुबारक नहीं होता, मगर ये त्यौहार होते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मगर अगर हमारे प्यारे हमसे जुदा होते हैं तो उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और खुदा गवाह है कि ये वो तीर था जो मेरी ज़ुबान से या मेरे मुंह से निकल गया, मगर मुझे साथ ही एहसास हुआ कि मुझे सबसे पहले आपके वालिद साहब के बारे में आपसे बात करना चाहिए। मगर यस, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मंजिलों को आसान करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपको और आपके तमाम भाई बहनों को उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बात जो है वो इमरान खान साहब का कमाल ये है कि वो अब शायद उनके पास, पहले भी उनका माहौल ऐसा ही था, मशवरा वो पहले भी काम ही करते थे, अब तो शायद उनके पास मशवरे के लिए बंदे भी दस्तयाब नहीं। लेकिन एक काम वो अच्छा कर रहे हैं कि वो डटे हुए हैं, तकरीबन अकेले हो चुके हैं। अब तो लिटरली जो लोग अंडरग्राउंड नहीं हैं, इसके अलावा तो शायद ही कोई बंदा हो जो उन्होंने छोड़ा ना हो। तकरीबन सारे बंदे उन्होंने उनकी पार्टी के तोड़ लिए हैं। कुछ ने अनाउंसमेंट कर लिया है, कुछ ने अनाउंसमेंट नहीं की। शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो बाहर फिर रहे हैं, जो अरेस्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये टूटे हुए हैं। हाँ, सिर्फ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे राजी नहीं हो रहे। क्यों? कि एक उम्मीद है कि शायद हम इमरान खान को मना लेंगे और इमरान खान को पार्टी से अलग करके पार्टी हम संभाल लेंगे। ये उम्मीद शाह महमूद कुरैशी साहब को भी है, और उनके जो पीछे हाथ रखने वाले हैं, अपनी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी भी ये उम्मीद है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि इतनी बड़ा जो वोट बैंक है वो कोई अनअटेंडेड चला जाए या ऐसे बंदे के हाथ में चला जाए जो हमारे हाथ में ना हो। तो इसलिए इस वक्त लिटरली इमरान खान को तोड़ दिया गया है, उसे तनहा कर दिया गया है। लेकिन उस बंदे का कमाल है कि वो अकेला भी अभी भी डटा हुआ है। पता नहीं इतने डटे जाने के बाद शायद अल्लाह ताला को ही खुद उस पर कोई तरस आ जाए तो शायद उसके कोई हालात बेहतर हो जाएं। अभी उन्होंने कमाल ये है उनका कि वो ऑन करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन और 10, 20, 15 मिनट की स्पीच कर लेते हैं। कल जो उन्होंने DGISPR पे रिएक्शन दिया था, बहुत अच्छा रिएक्शन था इमरान खान का, बड़ा भरपूर था। लेकिन आज फिर उन्होंने किया है, क्योंकि उनके पास इतलात आ रही हैं चारों तरफ से कि ईद की छुट्टियों के दौरान या ईद की छुट्टियां खत्म होने के फौरन बाद अभी लोग वापस अपने अपने शहरों से
गांव से अपनी जॉब्स वाले शहरों में पहुंचे नहीं होंगे, अभी सारा गवर्नमेंट का सेटअप और चीज़ें अपनी जगह पे बैठी नहीं होंगी, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इमरान को ये आखिरी इतलात उस तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए उसने आज भी 20 मिनट का खिताब कर लिया और उसमें इमरान खान ने पता नहीं सही किया या गलत किया, मेरे ख्याल में तो गलत किया। वक्त बताएगा कि वो सही स्ट्रोक है इमरान खान का या गलत है। इमरान खान ने ऑफर कर दिया है कि मुझे आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लें, मेरा ट्रायल कर लें मिलिट्री कोर्ट में आप, लेकिन आप उसमें मुझे बोलने का मौका दें और ओपन ट्रायल करें और पूरी दुनिया देखे, पूरा पाकिस्तान देखे, पूरी कौम देखे कि मुझसे क्या सवाल जवाब हो रहे हैं और मुझे पूरा बोलने का और अपना मौकफ बयान करने का मौका दिया जाए, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर लिया जाए। इमरान खान ने यह ऑफर अपने तौर पर कर दी, लेकिन इमरान खान का स्ट्रोक अच्छा है, पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि अच्छा है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा वो तवाज़ुन पैदा कर लेते, अगर वो अपने दोस्तों से कोई जो भी उनके बच गई है पार्टी उससे मशवरा कर लेते, तो वो उन्हें कहते कि अगर आपने ये ऑफर करनी ही है तो उस ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बना लें। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान ये कहते कि मेरे तमाम जो 10,000 वर्कर आपने अरेस्ट किए हुए हैं उन सब को छोड़ दें, उन सब का इल्जाम मैं अपने सर लेता हूं, मुझे ट्रायल करें आप, मेरा एक बंदा भी अंदर नहीं होना चाहिए, सबको छोड़ दें, मैं खुद फेस करूंगा जो भी सजा होगी, मुझे आप ट्रायल करें। तो वो उसमें पब्लिक में एक होता कि देखें जी लीडर है, उसने अपने आप को पेश कर दिया है अपने बंदों को बचाने के लिए, उसे ये एक अच्छी उसकी मिल जाती, एक पॉइंट स्कोरिंग मिल जाती। दूसरा, उन्होंने ये जो किया है अपने तौर पर बगैर अपने वकला से भी मशवरा किए बगैर, भाई आपके लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, एतजाज़ एहसन, पूरी एक टीम है वकीलों की, जिनमें कुछ तो आपके अपने पीटीआई के वकील हैं, कुछ आपके पीटीआई से बाहर आपकी हेल्प के लिए आ गए हैं, सिर्फ सिविल सुप्रीमेसी के लिए और इसके लिए कि एक शख्सी आज़ादी, बुनियादी शख्सी और जमहूरी आज़ादियाँ जो हैं पाकिस्तान के शहरियों की, वो बहाल और बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए वो आपके साथ जुड़ गए हैं। आपने उन सब की जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अपनी कानूनी आईनी जंग छेड़ी हुई है, आपने उस सारी जंग को कमजोर कर दिया है अपने तय ये ऑफर करके कि हाँ मैं मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने के लिए अपने आप को पेश करता हूँ। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटेजिकली जो है वो एक उन्होंने गलत कहा है, उन्हें इस तरह अनाउंस नहीं करना चाहिए था, टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात करनी चाहिए थी। और टर्म्स एंड कंडीशंस में फिर ये भी कहते कि मैं अपने वकीलों से मशवरा भी करूंगा, बल्कि वकीलों से पहले मशवरा करते, लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है, उसे कौन रोके। बहुत शुक्रिया। मगर बताता है कि उनका स्ट्रोक ठीक है या गलत है। उनकी आज तक कौन सी बात मानी गई है, -1 करने के चक्कर में है। और आपने उस दिन भी जिक्र किया था कि DGI-SPR ने जब खिताब किया तो ख़वातीन ने बहुत बेहतरीन सवाल किए, मगर मुझे अफसोस है कि किसी एक में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये सवाल करता कि पिछले 72 साल के बीच में आपने -1 भी बतेरों को किया तो क्या नताइज आपने हासिल किए। ये सवाल किसी ने भी नहीं किया, हालांकि सोशल मीडिया पे ये बहुत गर्म है, इसका सवाल होना तो चाहिए था। नहीं, हमारे मीडिया का मसला ये होता है कि वहाँ ISPR में जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है ना, पहली बात तो यह है कि वो बीट रिपोर्टर्स को इनवाइट करते हैं। बीट रिपोर्टर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली उनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनकी तकरीबन काइंड ऑफ गुड बुक्स में होते हैं। गुड बुक्स में ना भी हों तो आपको पता है कि मिलने मिलाने की वजह से एक शर्म या आंख का एक शर्म होती है, उसमें बड़ा नपे तुले और सोच समझ के क्वेश्चन किए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक दफ़ा भी थोड़ा सा भी ऐसा क्वेश्चन कर दें जो उन पर नागवार गुजरे तो अगली दफ़ा आपको इन्वाइट नहीं किया जाता। और जब आप उनसे पूछते हैं कि मुझे आपने इन्वाइट नहीं किया तो वो कहते हैं वो गलती हो गई, फलां कैप्टन से पूछते हैं, मेजर से पूछते हैं, फलां की गलती है, लिस्ट फलां के पास थी, फलां हो गया, फलां हो गया, इस तरह बहाने कर देते हैं। लेकिन वो मार्क कर लेते हैं कि ये बंदा मुश्किल सवाल करता है, नेक्स्ट टाइम इस बंदे को अवॉइड करना है, इसको बुलाना नहीं है, बुलाना है तो पीछे बिठाना है, पीछे बिठाना है तो वो हाथ खड़ा करता रहे, उसको माइक नहीं देना, माइक देगा भी तो उसे आधा उसका क्वेश्चन अभी होगा तो फौरन माइक बंद करके आगे से जवाब देना शुरू कर देंगे। उनके पास बड़े तरीके होते हैं बंदे को पीछे पुश बैक करने के, तो वो बड़ा नपातुला होता है। आपने जो 70-72 साल की बात की वो तो शायद कोई लंबी डिस्कशन उसमें चले जाते। अहमद शरीफ चौधरी साहब तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं उन्हें DGI-SPR, अभी तो वो लर्निंग फेज में है। शायद अब तक जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसमें उनमें से सबसे अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी यही थी जिसमें उन्होंने थोड़ा सा वो क्रीज से बाहर निकले हैं, थोड़ी सी उन्हें हलाशेरी पीछे से मिली थी कि आप बिल्कुल खुल के बोलें, आपको कोई डर खतरा खौफ नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है कि जब आखिरी ओवर्स में गेम गई हुई होती है तो फिर रिस्क ले लेते हैं प्लेयर्स। अब इनकी गेम जो इमरान खान के साथ इनका जो मैच पड़ा हुआ है तकरीबन आखिरी ओवर्स में है, अब ये फैसला 1-2 हफ्तों में हो जाना है, क्योंकि ये ऊंट किसी करवट तो बैठेगा, अगर किसी करवट नहीं बैठेगा तो ये स्टैंड स्टिल पोजीशन नहीं हो सकती। हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसके अलावा लोगों में पब्लिक में एक अदम दिलचस्पी सी या उस तरह की एक एंग्जाइटी लेवल जो है लोगों का हाई हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आती कि अब क्या करें। और जब एंग्जाइटी लेवल हाई हो जाए तो इस दौरान कुछ भी हो सकता है, इदारे के अंदर, इदारे के बाहर, इदारे के इर्द गिर्द। तो ये और फिर इंटरनेशनली आप देखें इमरान खान
ये दुबई में बैठे हुए हैं, दुबई की बात कर लें, अभी इमरान दुबई में बैठे हुए हैं, जरदारी साहब बैठे हुए थे, नवाज शरीफ साहब वहाँ गए घूमते फिरते, हालांकि वो उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त लेके गए थे और अपना इलाज कराने के लिए, तो वो इलाज करा रहे हैं, दुनिया घूम फिर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा रहे। दुबई में वो गए, शहबाज शरीफ गए, मरियम नवाज गई, आसिफ जरदारी साहब गए, बिलावल साहब अपना एक दौरा, उनके इस वक्त तक 45 दौरे हो चुके हैं, उनकी एज 33 ईयर्स है, लेकिन वो दौरे गैर मुल्की 45 दौरे कर चुके हैं पाकिस्तान कौम के खर्च के, सरकारी खर्च पे। उन्होंने एक दौरा अपना कैंसिल किया और दुबई पहुंचे, क्योंकि वहां बंदरबाट हो रही थी इक़्तिदार की। तो आजकल तो आपको पता है, बाप को बेटे पे एतबार नहीं, बेटे को बाप पे नहीं, माँ को बेटी को बाप पे नहीं, बेटी को चचा पे नहीं, चचा को भतीजी पे नहीं, किसी को किसी पे एतबार नहीं है। तो वहाँ बंदरबांट हो रही थी इक़्तिदार की और इख्तियार की, और आइंदा 4-5 साल के फैसला होने थे, तो ये सारे वहाँ पहुंचे दुबई में। लेकिन इमरान खान को भी अगर कहीं से कोई इमरान खान के लिए कोई बात हो रही है तो वो भी दुबई से हो रही है। बहुत शुक्रिया। वहाँ इमरान खान के एक दोस्त हैं, मैं पूरा नाम उनका नहीं बताऊंगा, उनका नाम लास्ट नेम उनका चौधरी है, पहला नाम मैं नहीं बताऊंगा। ओन चौधरी बेचारे के नहीं, किस आपने तौलिया बरदार का नाम ले लिया, आपने ओन चौधरी का नाम लिया? ओन भाई क्या पता, देखिए जी मुखबिर, आप उसकी बेइज्जती ना फरमाएं, वो तौलिया बरदार है। आपको याद होगा कि जिस दिन तहरीक इस्तेकाम की अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन भी उनकी एक तस्वीर जो है, मैं तो वैसे तौलिया बरदार कहता था, लेकिन मेहरबानी उन दोस्तों की जिन्होंने वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर दिए, उनकी तस्वीर सर्कुलेट कर दी कि इमरान खान हाथ धो रहे हैं, हाथ धोने के बाद कुली कर रहे हैं, और साथ एक बंदा टिश्यू पेपर का बॉक्स रोज पेटल का उठा के खड़ा है। वो उनकी मैक्सिमम उनकी थी, वो तौलिया बरदार थे इमरान खान के। अब वो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप के गए हैं, तो उन्हें वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी लगा दिया गया है पार्टी का, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का। ओन चौधरी गए होंगे अपने किसी नहीं मगर वो मियां साहब के पास भी इंग्लैंड भी मौजूद रहे हैं, वहाँ भी तौलिया ही पकड़ते हैं। वो ज़ाहिर है वो इनके राब्ताकार, इनके मुखबर, इनके सहूलतकार, इनके मैसेजेस पहुंचाने वाले, इधर से इधर उधर से इधर पहुंचाने वाले। आप बता रहे थे कि उनके दोस्त जो दुबई में, उन्होंने आपको खबर दी है। लेकिन इमरान खान को जो ताकत मिल रही है, इमरान खान के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लास्ट नेम उनका चौधरी है, पहला मैं नहीं बताऊंगा, वो दुबई में रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वो पहले इमरान के दौर के आखिरी दौर में एक इन्वेस्टर वहां से लेके आए थे, अच्छी तगड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे अरबियों की। वैसे भी वो खुद भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात यूएई गवर्नमेंट में और यूएई ऑफिशियल्स के साथ हैं। तो यूएई ऑफिशियल्स ने अभी हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है इमरान के बारे में, और ये खबर भी बाहर आ चुकी है कि जिस दिन इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा कि इमरान खान को गाड़ी में बिठा के घुमा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर नहीं जा रहे थे। एन उस वक्त वही इमरान खान का जो दुबई में दोस्त है चौधरी, उसने दुबई के हुक्मरानों से रब्ता किया हुआ था, और दुबई के हुक्मरानों की कॉल आई हुई थी हमारे पाकिस्तान के बड़े हुक्मरान के पास, वर्दी वाले हुक्मरान के पास। उन्होंने फिर आगे मैसेजेस कन्वे करने थे हमारे जज साहबान को, जज साहबान ने आगे से कुछ हाँ ना बतानी थी कि क्या हुआ है क्या नहीं। इस दौरान वो राब्ता नहीं हो रहा था, तो इमरान को बख्तर बंद गाड़ी में बिठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे घुमाते रहे हमारे, और इमरान खान खुद परेशान था कि ये क्या कर रहे हैं। और इमरान खान ने उनसे पूछा भी, तो उन्होंने कहा जी कि वो ऊपर से क्लियरेंस आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि हमने गाड़ी की डायरेक्शन किस तरफ करनी है। और फिर आखिर क्लियरेंस मिली, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए इमरान खान को, और वही दिन था जिस दिन जाते हुए इमरान खान बख्तर बंद गाड़ी पे गए, और वापसी पे वो मर्सिडीज या BMW जो भी थी उस पे वापस उन्हें वहाँ लेके गए पुलिस वाले रेस्ट हाउस में। और वहाँ ये भी सहूलत दी गई कि आप वहाँ मीटिंग भी कर सकते हैं, आपकी फैमिली भी आपको मिल सकती है, आप वहाँ रात को रहेंगे भी, और सुबह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से ये सारा मामला आपका क्लियर होगा। ये सारी सहूलत उसी इमरान खान के दोस्त ने दुबई के हुक्मरानों को इन्वॉल्व करके दी थी, इमरान को लेके दी थी। वो अब दोबारा दुबई के हुक्मरानों से राब्ते में है, और दुबई के हुक्मरान दोबारा इमरान खान के लिए हरकत में हैं, क्योंकि इतला सारी इमरान खान को और इमरान खान के दोस्तों को ये मिल चुकी है कि इन ईद की छुट्टियों पे या ईद की छुट्टियों के फौरन बाद अगले दिन इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और फिर उसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। और मिलिट्री कोर्ट में आपको पता है कि वहाँ जो कर्नल साहब बैठे होते हैं कोर्ट में, 17 कोर्ट्स इस वक्त मिलिट्री की चल रही हैं पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ केसेस के लिए। तो बेसिकली तो वो उनके अपने फौजियों के लिए होती हैं, लेकिन ये अब ज्यादती कर रहे हैं सिविलियन को भी वहाँ ट्रायल करके। उसमें वहाँ जब बंदे को सुनाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, अपना बंदा जो भी वजाहत जिस तरह भी कर सकता है, उसके बाद उसे फैसला सुना दिया जाता है कि आप गिल्टी हो या नहीं हो, और आपकी ये सज़ा है और ये सज़ा नहीं है, बस दैट्स इट। उसमें कोई वजूहात नहीं बताई जाती कि हमने किस बात पे ये तजिया किया, हमने कहाँ से ये जांचा कि तुमने ये गलत किया है, और हम ये सज़ा तुम्हें क्यों दे रहे हैं। वहाँ कोई वो आर्मी का उसूल है ना, डू और डाई नेवर से वाई, तो वहाँ वाई वाला चक्कर नहीं होता कि क्यों। तो वहाँ सीधा सीधा फैसला सुना दिया जाता है, सज़ा सुना दी जाती है।
क्योंकि वो जैक ब्रांच के लोग होते हैं, जो आर्मी की ब्रांच है, लीगल ब्रांच है, उसके कर्नल साहब होते हैं कोई, तो वो इतने कोई उस तरह के प्रोफेशनल लॉयर या प्रोफेशनल जजेस या प्रोफेशनल ज्यूरी उस तरह का सिलसिला नहीं होता, लेकिन उनका अपना एक सिस्टम है जो आर्मी के लिए तो ठीक है, लेकिन सिविल या आम लोगों के लिए शायद वो उस तरह नहीं है। इसी वजह से लतीफ़ कोसा, एतजाज़ सलमान अकरम राजा, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, हामिद खान साहब हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की लीगल फर्टर्निटी जो है वो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। लेकिन उन्हें ये भी इतला मिली हुई है, ये शायद ईद के बाद कोई लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हो जाए, और लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हो गई तो फिर शायद इमरान खान को ट्रायल भी ना कर सकेंगे। इसलिए हर पार्टी जल्दी में है, हर बंदा जल्दी में है। जी बहुत शुक्रिया। सर, अभी आपने जब बात की ना, तो कर्नल इनाम हमारे साथ जैक डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने काम किया था, वही थे, उन्होंने जिक्र किया था कि इमरान खान के दौर में जिनका हुआ था उनको आर्मी ने पहले काउंसिल तक रसाई भी नहीं दी थी, मगर बाद में इन लोगों ने काम करके, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, जिसमें कर्नल इनाम का नाम भी आता है, उन लोगों ने काउंसिल की रसाई लेके उनको दी थी। मगर इस वक्त जिन लोगों के ट्रायल है उनको ताहाल काउंसिल की रसाई नहीं। आज एक बड़ा अजीब सा बयान गुजरा ज़ाहिर है, हमने IMF की भी बात करनी है आपके साथ, क्योंकि वो भी सुना है कि एक प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 भी है, उसका जिक्र बाद में करते हैं। मगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट्स के पास आपके आर्मी के जितने चीफ्स हैं वो सारे के सारे अपने दिल के फपोलों को खोलते होते हैं। आजकल बड़े एक्टिव हैं जनाब आपके हामिद मीर साहब, जो कि आंख का तारा हैं, फ़ौज की भी आंख का तारा रहे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मतीउल्लाह जान की रिपोर्ट को आप देखिएगा और मुझे भी बुला लें और मतीउल्लाह जान को भी बुला लें, तो हम आपको पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ का कत्ल। और उनकी बातों से ऐसे लगता है बड़ी मतलब आप जर्नलिस्ट थोड़ी सी बात को खुफिया रखते हुए करते हैं कि शायद आर्मी ही इन्वॉल्व थी अरशद शरीफ के कत्ल में। नहीं, हामिद मीर इस तरह बराह रास्त इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, और शायद किसी को लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम सिविलियन पे इल्ज़ाम लगाना और आर्मी पे इल्ज़ाम लगाना, आर्मी इज़ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि हमारी रियासत है, हमारी रियासत का मेन पिलर है, हम इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हाँ, आप शक का इजहार कर सकते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जिस तरह उस वक्त DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके साथ दूसरे DGISPR बैठे हुए थे, और DGISPR ने सारे क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन थे उसने अपनी तरफ से डाइवर्ट करके डिफ्लेक्ट कर दिए थे, वो DGISI की तरफ भेज रहे थे सारे टफ क्वेश्चंस। क्यों? कि वो अपने आप को डिस्टेंस पे रखना चाहते थे। और जिस तरह उनकी DGISI की हवाइयां उड़ी हुई थी उस दिन और उस रोज, पहली बात तो यह है कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों थी? उस वक्त सब लोगों ने शक का इजहार किया था कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या है। अगर अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में कीनिया गवर्नमेंट से रब्ता हुआ है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रब्ता हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। वजीर दाखिला अपने राना सनाउल्लाह साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। इन लोगों को आके बताना चाहिए था क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नहीं हुई। अगर ये नहीं आए सामने और DGISI खुद आके बैठ गए हैं और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो एक मशकूक थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हें करनी ही नहीं चाहिए थी। फिर जो की तो उनकी हवाइयां जोड़ी हुई थी वो थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है। फिर जो उन्होंने आंसर दिए वो आंसर्स में मुतमिन नहीं कर सके, वो क्वेश्चनेबल है। फिर ये बात आज तक तय नहीं हो सकी कि वो कौन लोग थे जिन्होंने, जब वो UAE में रह रहे थे, अपने दुबई में या अबू धाबी में जहां भी रह रहे थे अरशद शरीफ साहब, UAE में रहते हुए कौन लोग उनके पास गए थे जिन्हें उन्होंने मजबूर किया कि आप ये मुल्क छोड़ दें? और फिर कौन लोग थे जिन्होंने उन्हें 3 ऑप्शन दिए कि आप आइदर यू कैन गो टू कीनिया और टू श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्रीज में आपको वीजे की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानियों की एंट्री है, आप वहां जा सकते हैं। उन्होंने ऑप्ट किया कि मैंने कीनिया जाना है। अब ये बताया जाता है कि अरशद शरीफ ने ऑप्ट किया, लेकिन जो मशवरा देने वाले थे या बताने वाले थे, मे बी उन्होंने ये भी कहा हो कि कीनिया में हमारे लोग हैं, हम इंतजाम कर लेंगे वहाँ आपके रहने का, आपकी टेक केयर करेंगे, आपको रिसीव करेंगे और वहाँ आप महफूज रहेंगे, आप अपना काम जारी रख सकेंगे। तो इस तरह के जो ट्रैप होते हैं उसमें बिल्कुल बंदे को समझ नहीं आती, बंदे को घेर घार के वहां पहुंचा दिया जाता है जहां जाके उसका फिर अल्टीमेट उन्होंने कोई नतीजा निकालना होता है। तो ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल हैं, लेकिन कोई किसी ने आज तक उस पर बात नहीं की। उस बात को, उस किस्से को बिल्कुल ठप कर दिया गया है। उनकी वालदा को, उनकी मिसेज को अपनी मर्जी के FIR तक नहीं दर्ज कराने दी गई। लेकिन पिछले रोज, कल परसों, एक आपने क्लिप देखा होगा जिसमें मतीउल्लाह जान गए हैं अरशद शरीफ के पास और अरशद शरीफ की वालदा के पास। अरशद शरीफ के पास तो ना जाए, अल्लाह ना करे, अरशद शरीफ की वालदा के पास गए हैं और सामने बैठे हुए हैं और उनकी वालदा ने 2 फिक्रे गए हैं सिर्फ मतीउल्लाह जान को। यकीन माने, हर बंदा जिसने वो क्लिप देखा है उसका कलेजा दिल से निकल गया है।
उन्होंने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया मतीउल्लाह, तुम वही हो ना जो अरशद शरीफ के मुंह में जबरदस्ती माइक देते थे। अब आपको याद होगा कि अरशद शरीफ आखिरी दिनों में जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हो रहे थे तो ये मतीउल्लाह जान थे और कुछ इस तरह के और लोग थे जिन्होंने अरशद शरीफ को खूब रगेदा, जबरदस्ती माइक आगे करके तो टफ क्वेश्चनिंग की, लेकिन अरशद शरीफ ने बहुत अच्छे जवाब दिए थे, कभी वो घबराए नहीं। एक बंदा अपने कॉन्शियस में, अपने ज़मीर में मुतमईन था और क्लियर था, वो जो काम कर रहा था वो समझता था ये काम मैं सही कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए थे। लेकिन मतीउल्लाह जान और इस तरह के और दूसरे जो लोग थे, उन्होंने अरशद शरीफ की जिंदगी तंग करने में जितना बतौर सहाफ़ी वो अपना हिस्सा डाल सकते थे उन्होंने डाला था। दूसरा फिक्रा था उनका, उनकी वालदा का, उन्होंने कहा कर लो, एक और वीलॉग कर लो उस पर। यकीन माने ये हम सब लोगों की, जो लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे झूठे ऊपर कैश लाइंस लगा के लोगों के व्यूज लेने के लिए और कमेंट्स लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग लेने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और सनसनी फैलाते हैं, ये सब लोगों के मुंह पे तमाचा था जो अरशद शरीफ की वालदा ने उस दिन मतीउल्लाह जान को सामने बिठा के उसके मुंह पे मारा। मतीउल्लाह जान, मुझे नहीं उम्मीद कि उनकी कोई इस्लाह हो सके, लेकिन अगर वो अपने तहीं बैठ के देखें तो शायद ये मौका है उनके लिए कि वो अपनी कुछ इस्लाह फरमा लें। मतीउल्लाह जान मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मतीउल्लाह जान को मैं याद दिलाता जाऊं कि मतीउल्लाह जान साहब, आप तो बहुत बाद में आए हैं, हमने तो आपके वालिद साहब कर्नल हक नवाज अब्बासी साहब को भी भुगता है। कर्नल हक नवाज अब्बासी साहब भी बड़े कमाल के आदमी थे। इतना ही काफ़ी है जितना मैंने कह दिया है। मतीउल्लाह जान साहब समझ गए होंगे कर्नल हक नवाज अब्बासी साहब की इस्लामाबाद में क्या शोहरत थी और वो किस तरह लोगों के बने बनाए प्रोग्राम दरहम बरहम कर देते थे अपनी एंट्री से ही सिर्फ, और इसी तरह की बौखलाहट का शिकार शख्स थे और इसी तरह की हरकतें वो भी फरमाते थे जिस तरह की जर्नलिज्म आप कर रहे हैं। आपका कोई आइडिया, कोई सोच, कोई तरीका होता है काम करने का, कोई लिमिट होती है। आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं, आप जबरदस्ती लोगों के मुंह में माइक डालते हैं, आप जबरदस्ती लोगों के मुंह में अपने अल्फाज डालना चाहते हैं। आपको एक दो दोस्तों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, शायद उस वक्त आप अपनी इस्लाह करनी होती तो आप कर लेते, लेकिन आप नाकाबिल इस्लाह हैं। आप पीटीवी में बतौर रिपोर्टर जब काम करते थे तो आप वो शख्स हैं कि जिन्हें पीटीवी में ड्राइवरों ने एक दिन आपने इतना तंग किया हुआ, ड्राइवरों की जिंदगी तंग की हुई थी, जो हमारे साथ, मैंने भी पीटीवी पे काम किया इस्लामाबाद में, हमारे साथ ड्राइवर, कैमरामैन और दूसरे सारा स्टाफ जहां भी हम कवरेज के लिए जाते हैं वो सारा एक क्रू साथ जाता है और वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उस बंदे की जो कैमरे पे आता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये मेन मीडिया पर्सन है और इसकी वजह से हमारे प्रोग्राम की, हमारे इदारे की और हमारी सब की इज्जत है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके साथ कोई नारवा सलूक रखें। आपने उन ड्राइवरों को इस हद तक तंग कर दिया था कि पीटीवी इस्लामाबाद के ड्राइवरों ने एक दिन इकट्ठे होकर मतीउल्लाह जान को मारा वहां। अफसोस से कहना पड़ता है हमारे सहाफ़ी फिर भी अपनी इस्लाह नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी तफसील से बताया। मगर सर मेरा गम जो है ना वो तो वही हुआ ना कि मतीउल्लाह जान ने कौन सी रिपोर्ट ऐसी लिख दी थी। और बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान का अगर मैं ज़िक्र करती हूँ तो पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। 30 जून कल हमारे सर के ऊपर खड़ी है। ख्याल किया जाता है कि शायद इसहाक डार साहब अंदर से मुस्लिम लीग नून में भी कुछ रिफ्ट्स हैं या सिर्फ हमारी क्या सराई है? ये बड़ा सही आप पहुंची हैं, मैं इसी पे बात करना चाहता था। अभी जो दुबई में इनका इकट्ठ हुआ है ना, दुबई में बेसिकली जो इकट्ठ हुआ है उसमें खींचातानी, इनकी जो लड़ाई कल होनी थी वो अभी शुरू हो चुकी है, अभी फटने की देर है। जरदारी साहब ने 4 दिन पहले बयान दिया था कि मैं मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा। उन्हें ये कहने का, ये बयान, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून को ये इतलात मिली थी कि जरदारी साहब अब रेडी हैं, अब उस पोजीशन में हैं कि अब वो आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे, क्योंकि उनके कुछ इमरान खान से और पीटीआई से उनके बिल वास्ता, नॉट बराह रास्त नहीं, बिल वास्ता, कुछ वास्तों के जरिए राब्ते हुए हैं और वो इमरान खान के साथ कोई डील करना चाहते हैं। वो इमरान खान के को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है और तुम सिविल सुप्रीमेसी की सही जंग लड़ रहे हो और मैं सिविल सुप्रीमेसी के मामले में तुम्हारे साथ हूँ। और वो इस वक्त जो है नारा हक बुलंद करके इमरान खान की, उसके साथ सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि कम अज कम इमरान खान के साथ अगर वो हाथ मिला लेंगे तो सिंध उनका महफूज हो जाएगा। दूसरा टारगेट उनका बलूचिस्तान का है और तीसरा वो आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई का जो बंदा अनवारुल हक, जो पीटीआई बागी ग्रुप है पीटीआई का, उससे हुकूमत छीन के वहां भी वो अपना प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर में बनाना चाहते हैं। अगर 3 प्रोविंसेस में 3 जगह उनकी हुकूमत हो गई तो वो बड़े कंफर्टेबल होंगे। सेनेट में भी वो ऑलमोस्ट वहां हैं कि जहां वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अगर चेयरमैन सेनेट बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। वो वहां पहुंचे हुए हैं तकरीबन वहां। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी उन्होंने अपना बंदा लगवा लिया। स्पीकर इस वक्त उनके अपने हैं। अब असेंबली टूट भी जाए तो अगला इलेक्शन होने तक और अगला इलेक्शन के बाकायदा नए स्पीकर के इंतखाब तक परवेज अशरफ साहब कौमी असेंबली के स्पीकर रहेंगे। और इस दौरान अगर कायम मकाम हमारे जो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे वो अगर
कहीं बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं तो पीछे प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब होंगे, और असेंबली सेक्रेटेरिएट और असेंबली सेक्रेटेरिएट की तमाम गाड़ियां, तमाम स्टाफ राजा परवेज अशरफ साहब के डिस्पोजल पे होगा। ये आईनी इदारा है, जब तक नया बंदा आ नहीं जाता उस वक्त तक राजा परवेज अशरफ साहब ही इंचार्ज रहेंगे। जिस तरह आरिफ अलवी साहब भी अगर नया सदर मुंतखब होने तक रहना चाहें तो आरिफ अलवी साहब रह सकते हैं सदर। जी, तो आसिफ जरदारी साहब वहाँ क्योंकि अब वो जंप आउट करना चाहते हैं, हुकूमत से निकलना चाहते हैं, तो मियाँ साहब जो है वो उन्हें जाने नहीं दे रहे। बात सीटों पे आ गई है और सीटों पे उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही। फड्डा हुआ है नदीम अफजल चान की सीट पे, फड्डा हुआ है कमर जमान कायरा की सीट पे, फड्डा हुआ है मुल्तान की तमाम गिलानी खानदान की सीटों पे। नवाज शरीफ साहब छोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने सिर्फ सामने ये रखी हैं बेसिकली हर कीमत पे जरदारी साहब फड्डा मोल लेना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून से। और मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक रिफ्ट है। नवाज शरीफ साहब को क्लियर कट ये बता दिया गया है, मियां नवाज शरीफ साहब इसी वजह से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, उन्हें बता दिया गया है कि आप पे ऊपर इसी तरह रेड लाइन, आपके नाम पे रेड दायरा या रेड क्रॉस लगा हुआ है जिस तरह इमरान खान पे लगा हुआ है। क्योंकि इमरान खान ने भी आर्मी के खिलाफ तकरीरें की हैं, आपने पहले किया है, आपने पहले उस वक्त के आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब थे और उस वक्त जो DGI जनरल फैज हमीद थे, आपने उनके खिलाफ तकरीरें की हैं खुल खुला के, इसलिए आप पे तो क्रॉस लगा हुआ है, आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मियाँ साहब का कहना यह है कि अगर मैं नहीं बन सकता तो देन हु इज नेक्स्ट। उनका ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ जैसा स्पाइनलेस बंदा जिसकी रीढ़ की हड्डी में कोई हड्डी नहीं है, इस तरह का बंदा हमें ठीक है, कबूल है। लेकिन मरियम नवाज कहती हैं कि अगर आज नहीं तो फिर कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज अगर मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना या मेरे अब्बा जी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चौथी दफा, तो फिर आइंदा हमें कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तक तो इमरान खान को दोबारा खड़े होने का मौका मिल जाएगा और ये दोबारा जब हम पे जवाबी वार करेगा तो फिर शायद हम नजर ना आए कहीं। इसलिए मरियम नवाज को लगता है कि मेरा भी यही मौका है। जरदारी साहब कहते हैं क्योंकि PTI को गिरा लिया गया है, मुस्लिम लीग नून को अभी गिराने का वो इरादा रखते हैं। क्यों कि जरदारी साहब ये जब नारे हक बुलंद करेंगे तो जरदारी साहब ये इंकशाफ करेंगे, जिसके चांसेस हैं कि इनकी लड़ाई होगी, तो जरदारी साहब ये कहेंगे कि 9 मई का जितना सारा वाकया था, PTI तो कुर्बानी का बकरा बनी है, एक्चुअली ये राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और इनके सारे मुस्लिम लीग नून का ये सारा किया धरा था। वो सारा इल्जाम 9 मई का नून लीग पे डाल के नून लीग का ग्राफ पब्लिक में और नीचे ले जाएंगे और सारा वहां से वोट जो इधर उधर से टूटेगा, जितने लोग और जितने PTI के रहनुमा टूटेंगे, वो सारे जरदारी साहब अपनी गोद में लेना चाहते हैं और पब्लिक की सिंपैथी भी उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी कि PTI को तो इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही या PTI हिस्सों बखरों में टूट फूट का शिकार है। पीपल्स पार्टी के पिंडी वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अब चांसेस पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के हैं, तो वो जितना वहां से मलबा उन्हें मिलेगा वो ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ ले जाएंगे, वोट का भी, लीडरों का भी और पार्टी के मुनहरिफ लोगों का भी। तो जरदारी साहब आखिरी हमला इन पे करेंगे और इनके लोगों को अरेस्ट करवाएंगे और ये अरेस्ट होने हैं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड उसी वक्त होगी, क्योंकि 9 मई के वाकये में आर्मी के लोग अगर मुलव्वस थे तो उनको सजा हो गई और हो रही है, उनका इंक्वायरी हो रही है। अगर PTI के लोग मुलव्वस थे तो वो तो पहले ही जेर अताब हैं। तीसरी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, पंजाब की गवर्नमेंट थी और फेडरल गवर्नमेंट थी, और पंजाब की गवर्नमेंट में मोहसिन नकवी साहब वजीर आला पंजाब हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बड़े आराम से, आपको याद होगा पहले भी वो उम्रे पे चले गए थे ऐन मौके पे, और अपने साथ 1-2 बंदे भी, अपने मिनिस्टर भी खास ले गए थे ऐन मौके पे। मोहसिन नकवी साहब क्योंकि मुंह बोले बेटे हैं जरदारी साहब के, वो किसी वक्त भी वादा माफ गवाह बन के खुद कहेंगे कि हाँ ये वजीर राना सनाउल्लाह साहब कंट्रोल कर रहे थे इस्लामाबाद से, और ये उस्मान अनवर IG पंजाब मेरे कंट्रोल में नहीं था, ये राना सनाउल्लाह साहब के कंट्रोल में था। वो सारा इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे डालेंगे। मोहसिन नकवी साहब वादा माफ गवाह टाइप बन के जरदारी साहब के साथ फिर होंगे और खुद इख्तियार छोड़ देंगे पंजाब का। अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो वो इस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी रेस है इस वक्त कि आइंदा क्या होगा। आइंदा की रेस में जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेंगी तो मुस्लिम लीग नून के अंदर तो दूसरी लड़ाई जो है वो इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के कैंप में है, मरियम औरंगजेब नवाज शरीफ के कैंप में है। अब ईद वाले दिन शहबाज शरीफ साहब का पारा चनार में जाके, हमारे जो आर्मी चीफ साहबान है, हमेशा इनका होता है कि ये ईद के मौके पे कोशिश करते हैं कि ये अगले महाज पे जाके फॉरवर्ड कहूटा या दूसरे जो महाजों पे हमारे लोग बैठे हुए हैं हमारे सरहदों की हिफाजत के लिए, ऑलवेज आर्मी चीफ वहां जाके उनके साथ ईद मनाते हैं, जवानों के साथ जो फ्रंट पे हमारे लोग बैठे हुए हैं हमारी सरहदों के दिफा के लिए, ऑलवेज होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पारा चनार में शहबाज शरीफ के साथ जाके ईद, शहबाज शरीफ को अपने जनरल आसिम मुनीर के साथ ईद मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई थी? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेरी टांगे खींची जा रही हैं और मेरा आइंदा का जो चांस बन रहा है दोबारा प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए बनने का, वो मरियम नवाज ग्रुप और मियां नवाज शरीफ ग्रुप मेरी टांगे खींच रहा है।
तो इन्होंने कहा मैं पारा चनार वहाँ ईद पढ़ूंगा उनके साथ, उन्हें बताऊंगा कि सर मैं आपका खादम, जिस तरह आप सोच रहे हैं बिल्कुल मैं उससे भी ज़्यादा खादम हूँ, और दुबई में ये बातें हुई हैं लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ये उनका प्लान था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा इसे अकेले नहीं जाने देना। वहां जा रहे थे ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ, दो शहबाज शरीफ ग्रुप के ही बंदे हैं, वो गए जा रहे थे। लेकिन साथ इसहाक डार साहब भी जहाज में बैठ के उन्होंने कहा मैंने भी ईद वहां ही पढ़नी है। इसहाक डार साहब भी वहां ईद पढ़ने चले गए। अब सिर्फ इसहाक डार साहब नाकाफी थे, मरियम औरंगजेब वहां चली गई। अब वहां फौजी जवान ईद पढ़ रहे हैं, वहां मरियम औरंगजेब का क्या काम है? हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में तो कहीं किसी जगह मर्दों के साथ औरतें जाके ईद नहीं पढ़ती, लेकिन मरियम औरंगजेब भी पारा चनार गई ईद पढ़ने के लिए। वहां सिर्फ मरियम की नवाज की मुखबरी के लिए मरियम औरंगजेब गई। मरियम औरंगजेब और इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की मुखबरी के लिए थे, और शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ हमारे आर्मी चीफ की उस खुशामद के लिए थे कि जनाब हम हाजिर हैं, हमें आइंदा के लिए रास्ता हमारा साफ किया जाए। तो उनके अंदर की जो रिफ्ट है वो भी अभी खुल के आने लगी है। अब दुबई में वहां इनकी मीटिंग्स हो रही थी, और जावेद लतीफ साहब लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब का अपना किला क्यों छोड़े, हम पीपल्स पार्टी के साथ क्यों उन्हें सीटें दें, हम क्यों उनकी एडजस्टमेंट करें, हम तो यहाँ जीतने वाले हैं और हम जीतेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपने जब ये कहा तो भी मतलब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बड़ी वाज़ेह लड़ाई कश्मीर की तरफ हुई है, जिसमें जीतने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनके वालिद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मुस्लिम लीग नून की और कहा कभी यहाँ सना अल्लाह मौजूद था, तारड़ मौजूद थे और वो थे, और उन्होंने जीत जाना था। ये तो इनका बहुत शुक्रिया, हमारी फ़ौज का बड़ा शुक्रिया, हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, वरना हम तो लगे थे। ये मतलब कोट अन कोट्स में मैं कोई चेंज की बात नहीं कर रही, आई पर्सनली हैड अ चांस लिस्टिंग टू दिस। तो कश्मीर में तो ठीक ठाक आमने सामने आ गए हैं। नहीं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुश्ताक मनहास इलेक्शन लड़ रहे थे उस हल्के से, बाग के हल्के से, और मुश्ताक मनहास विनिंग पोजीशन में थे। और हिना परवेज भट्ट जो मरियम नवाज की राइट हैंड है, इलेक्शन का रिजल्ट आते ही फौरी तौर पर उन्होंने ट्वीट की, और ट्वीट में उन्होंने वीडियोस दिखाई, जिस वीडियोस में पीपल्स पार्टी के कारकुनों के पास इलेक्शन डे के दिन पूरे जो वोटिंग की कापियां होती हैं, पूरी उनके पास वोट्स की कापियां थी, और वो धड़ाधड़ तीर पे मोहरें लगा रहे थे। एक बंदा बैठ के पूरी कापी उनके पास है 100-200 वोट्स की, और वो उस पर स्टैंप्स लगा रहे हैं। और पीटीआई के तो लोगों को बैठने ही नहीं दिया गया, कैंप से अंदर से मार पीट के निकाल दिया गया। इनके तो वहां पोलिंग एजेंट पीटीआई के नहीं बैठ सके। दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी। मुस्लिम लीग नून का मुश्ताक मनहास जो कैंडिडेट थे, वो बंदा 10,000 की लीड से वाज़ेह तौर पर सर्वेज में जीत रहा था, उसे हरवा दिया गया 4-5 हजार की लीड से। तो सर यही तो सवाल है कि इट वाज अ शोकेस जो कश्मीर में हुआ। तो आपका ख्याल है कि कितने स्पाइनलेस हैं ये लोग कि दे विल फिर भी पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है मुस्लिम लीग नून? नहीं चलेंगे। इनकी लड़ाई होनी ही होनी है, क्योंकि होता यह है ना कि इलेक्शन में जाने के लिए कुछ ना कुछ आपको जवाब चाहिए होता है, अपने वोटर को उनको इंसाइट करने के लिए, उनको थोड़ा सा एक्साइटमेंट लाने के लिए। तो लड़ाई किससे करेंगे? इमरान खान की पार्टी तो बिल्कुल बैठ गई है, उससे तो लड़ेंगे नहीं। तो फिर ये वही पुराना जो इनका म्यूजिकल चेयर का खेल था 90 की दिहाई वाला, वो होगा ना, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग वर्सेस पीटीआई। लेकिन इन्हें ये भूल जाते हैं कि पिंडी वालों ने एक हाथ मुस्लिम लीग काफ पे भी रखा हुआ है, पिंडी वालों ने एक हाथ इस्तेकाम पाकिस्तान पे भी रखा हुआ है। तो पिंडी वालों की कोशिश ये होगी कि सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कुछ थोड़ा सा इनकी प्लेट में रख दें, कुछ उनकी प्लेट में, कुछ उनकी प्लेट में, वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पीटीआई को इलेक्शन में जाने की इजाजत दी जाएगी? पीटीआई किसी भी फॉर्म में इलेक्शन में चली गई, और इमरान खान को सिर्फ इलेक्शन से एक रात पहले भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिक करने का मौका मिल गया, तो यकीन माने इनके सब मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। लोग उनको वोट देंगे जिनको इमरान खान कहेगा कि ये मेरे कैंडिडेट है, चाहे बेशक वो बाद में वो बंदे खरीद लिए जाएं, बेशक बाद में जहांगीर तरीन साहब का जहाज जब जाए तो मैं भी वो बंदे उठा के ले आए, जिस तरह कराची में हुए हैं। कराची में पीटीआई के जीते हुए बंदे अपना वोट नहीं डाल सके, ये बात की बात की है। लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन अगर उससे एक रात पहले भी इमरान खान अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर सका सफेद कागज पे भी, यकीन माने वोटर जो है वो इमरान खान को वोट देगा। जी बहुत शुक्रिया सर। कायरा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि भी एक तो इलेक्शन ही मांगे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तो इलेक्शन इसी हालत में, वो सेंसस मरदमशुमारी के बारे में जिक्र करें, तो वो कहते हैं अगर इलेक्शन इसी अंदाज में होते हैं
तो ज़ाहिर है नताइज के मुताबिक नताइज आएंगे तो फिर मुल्क में तो इंतशार फिर भी कायम रहेगा। ये बहुत बड़ा इशारा उन्होंने दिया है कि टेम्परिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है, एक पार्टी का माइनस होना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों का वोट के किस पार्टी को वोट देना है वो रुझान तब्दील करना भी ज़रूरी है। अगर PTI आ गई तो फिर मुल्क उसी इंतशार और खलिफशार का शिकार रहेगा जो पहले 3 साल से है। पीपल्स पार्टी के एक कमर जमान कारा साहब नहीं, पीपल्स पार्टी की जितनी लीडरशिप है आप देखेंगे आइंदा 1-2 हफ्ते में इतनी एक्टिव हो जाएगी कि शायद वो पिछले 10 सालों में आपने इतनी एक्टिव नहीं देखी होगी। इस वक्त क्या किया इन्होंने, सिंध गवर्नमेंट में वजीर इत्तलात थी शर्जील मेमन, और शर्जील मेमन ने पहले वो इत्तलात में जब थे तो वो करप्शन, अरबों रुपए की करप्शन के केसेस अभी भी उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो जेल में भी रहे हैं, पाकिस्तान से भागे भी रहे हैं, अब वापस आ गए हैं। वजारत इत्तलात का कलमदान नासिर हुसैन शाह से लेके शर्जील मेमन को दे दिया गया है, और शर्जील मेमन साहब ने आते ही काम ये किया है कि 10 अरब रुपए का उन्होंने मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, उनसे 10 अरब रुपए का फंड मंजूर कराया। उन्होंने सिंध में PPP डिजिटल मीडिया सेल कायम किया है, सिंध में कायम कर दिया है। अब वो अगले मरहले में लाहौर में एक PPP डिजिटल मीडिया सेल कायम करने लगे हैं, एक पेशावर में कायम करने लगे हैं, और एक पिंडी इस्लामाबाद में कायम करेंगे। ये 4 PPP डिजिटल मीडिया सेल कायम करने लगे हैं। 10 अरब रुपए का फंड उन्हें दे दिया गया है। बाद में बेशक फिर उन पे केस बने कि वजारत इत्तलात का फंड उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया, लेकिन कराची में जो PPP डिजिटल मीडिया सेल बनाया गया है उसके लिए 300 बंदे हायर कर लिए गए हैं, जिनमें कुछ सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, मीडियम वाले भी हैं, और नौआमूद सहाफ़ी भी हैं उसमें हायर किए गए हैं, जिनका काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना होगा पीपल्स पार्टी के हक में। और बिलावल भुट्टो को एक अच्छा लीडर, एक फ्यूचर हमारा, एक बहुत वो हाईली क्वालिफाइड और एक आम पब्लिक के बहुत करीब, और उनका पूरा इमेज बिल्डिंग की जाएगी और उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें। उस दौरान ये कमर जमान कायरा साहब के पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कमर जमान कायरा साहब और खुला के खेलेंगे। इस वक्त भी वो फेडरल मिनिस्टर हैं कश्मीर एंड शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान के, फंड्स उनके पास हैं, गाड़ियां उनके नीचे हैं, सरकारी ज़राए उनके हाथ में हैं, वो बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब फयाज बिलाना साहब। मैं अब IMF की तरफ लौटना चाहती हूँ कि IMF के इसहाक डार साहब थोड़े से कहते हैं चिड़चिड़े भी हुए हैं कि IMF से मुतल्लिक जब सवाल किया था, उनकी एक वीडियो, इज़ इट अ फेक वीडियो, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क आपकी हुकूमत ने किया, और एक शख्स है जो इलाज की गरज से दूसरी जगह पे गया हुआ, आपको यकीनन देखने का मौका मिला होगा। तो इसहाक डार साहब किस बात पे इतने चिड़चिड़े हुए हैं? इसहाक डार साहब, IMF वालों ने जिस तरह पहले एक दफ़ा इनके बारे में कहा था ना कि ही इज़ अ फजिंग मास्टर, ये फैक्ट्स को, अदाद शुमार को, फिगर्स को की फजिंग करते हैं, जेलसाजी करते हैं। वो जिस तरह आपको याद होगा कि बचपन में बच्चे जो हैं वो स्कूल से उन्हें रिजल्ट कार्ड मिलता था, तो वो घर पहुंचने तक जो है वो उनके रिजल्ट बदल चुका होता था, 33 को 88 बना लेते थे, और घर जाके बता देते थे कि मुझे 100 में से 88 मार्क्स मिले हैं, और घर वालों को मौका नहीं देते कि वो पूरा पेपर देख सकें, सिर्फ इतना ही बताते कि देखने हमारा रिजल्ट कार्ड है, हमने इतने मार्क्स लिए हैं। वो 33 को 88 बनाने वाले हैं इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब के बारे में ये जो कहा गया है, अब इस वक्त जो है IMF ने लिटरली इनसे बात करना तक छोड़ दिया है। इसी वजह से पिछले 2 हफ्तों में 4 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को खुद MD IMF से फ़ोन पे बात करनी पड़ी है। एक उन्होंने मुलाकात की है वहाँ जब पेरिस गए थे, तो लिटरली फिजिकली इन्होंने बैठ के बात की। उसके बाद भी इसहाक डार साहब की स्लेट साफ नहीं हुई वहां से, उन्होंने उसके बाद भी MD IMF ने इसहाक डार से बात करना मुनासिब नहीं समझी, क्योंकि बात जब प्राइम मिनिस्टर लेवल तक चली गई तो फिर MD IMF ने इसहाक डार से तो बात नहीं करनी थी। इसहाक डार साहब के बारे में हमारे पिंडी वाले जो साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब भी, वो भी किसी जगह किसी मीटिंग में कह चुके हैं कि ये इसहाक डार से अगर काम नहीं चल रहा तो इसकी वजह से इसकी जगह कोई और बंदा ले आए। लेकिन अब 6 हफ्ते रह गए हैं, 6 हफ्ते के लिए वो वज़ीर ख़ज़ाना क्या चेंज करें, उल्टे इसके मार्क्स ही ख़राब होंगे बेचारे के। हालांकि इन्हें तो अरस्तू वो समझते हैं, वो समझते हैं ख़ज़ाने का बहुत माहिर आदमी है, अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं, अच्छे होंगे अकाउंटेंट, लेकिन माहिर माशियात होना और मुल्क की इकॉनमी चलाना, पहले उनका काम चलता रहा है, लेकिन अब पहली दफ़ा वो मुश्किल में फंसे हैं तो वो नहीं चल सके। तो इसहाक डार साहब का तो वो फारिग हैं, दिन गिन रहे हैं। फिर उन्हें जो मिफ्ता इस्माइल के साथ उन्होंने ज्यादतियाँ की, अब मिफ्ता इस्माइल क्यों ना उनका जवाबी वार करें, और मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से निकलवा तक दिया गया है उन्होंने, तो अब तो मिफ्ता इस्माइल साहब अटैक करेंगे। आप जो बात कर रहे थे ना कि पिछले इतने सालों की,
आपको याद होगा 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में अपने शायद खाकान अब्बासी साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं मुस्लिम लीग नून के, जी जी, उन्होंने कहा जी कि मियां नवाज शरीफ साहब इन एंड आउट 38 साल इक्तदार में रहे, 38 साल से वो इस मुल्क की उनकी नब्ज पे हाथ है उनका, वो समझते हैं चीज़ों को, वो मामलात को। इंग्लैंड गए हुए थे ना खास तौर वो पे। जब ये कह रहे थे, मैं सोच रहा था कि शायद खाकान अब्बासी साहब पता नहीं इनोसेंटली ये बात कर रहे हैं या जानबूझ के ये बात कर रहे हैं, लोगों को ये बावर कराने के लिए कि इस मुल्क में जो कुछ हुआ है, इस मुल्क के खजाने को जो लूटा गया है, इस मुल्क की अखलाकियात तबाह की गई है, इस मुल्क के निज़ाम को तबाह किया गया है, इस मुल्क में कोई किसी बंदे की बात नहीं सुनता। एक LDC 5वें ग्रेड के क्लर्क से लेकर सदर पाकिस्तान तक कोई बंदा मुतमिन नहीं है वहाँ। हर बंदे का जहां दौर लगता है वो अपना हाथ साफ किए जा रहा है। ये सारे जो हालात पैदा हुए हैं, अगर 75 सालों में 38 साल तक शायद खाकान अब्बासी साहब के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की नब्ज रही है मुल्क कौम की उस पर सारी सूरत हाल पे, तो फिर जिम्मेदार तो मियां साहब हुए ना। अब पता नहीं शायद खाकान अब्बासी साहब फखर से बता रहे थे कि 38 साल रहे हैं या दिल से अफसोस कर रहे थे कि ये बंदा 38 साल से हमारे इख्तियार का मालिक रहा है, कभी अपोजिशन लीडर के तौर पर और कभी बतौर हुक्मरान। अगर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर भी अपना किरदार सही अदा नहीं कर सके, मतलब है उस वक्त की जो आपके हज़्ब इक़्तिदार था उससे सही आप फैसले नहीं करवा सके, और जब आपको खुद 3 दफ़ा मौका मिला वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने का, आप 3 दफ़ा वो काम नहीं कर सके जो इस मुल्क की सिमत दुरुस्त करने वाला था। अब आप किस मुंह से पब्लिक के पास चौथी दफ़ा जाना चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर मुझे मौका दें, मैं इस मुल्क की सिमत ठीक कर दूंगा? आप नहीं कर सकेंगे मियाँ साहब, और फिर आपका टाइम अब एक्सपायर हो चुका है, अब बात आगे निकल चुकी है। हाँ, आप अपनी बेटी को लाना चाहते हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी के चांसेस हैं, और चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि पिंडी वालों को जो जो यकीन दहानियां मरियम नवाज करा रही हैं, शायद वो कोई और नहीं करा सकता और कोई नहीं करा पा रहा। आपको याद होगा जब सिविल सुप्रीमेसी की जंग इनकी उरूज पे थी, तो उस वक्त एक स्पीच में मरियम नवाज ने कहा था कि पिंडी वालों को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों को और मुक्तदर और ताकतवर हलकों को सलामी करना मुझे आता है, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना हमें आता है, उनकी खुशामद करना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। ये वजाहत की थी मरियम नवाज ने उस वक्त में जब वो अपोजिशन की वाकई वो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रही थी। अब तो सिविल सुप्रीमेसी की जंग उनको पुराना किस्सा हो चुका है, वो माजी का किस्सा हो चुका है। अब तो वो ग्लव्स इन हैंड्स हैं, अब तो वो हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं पिंडी बॉयज के साथ। तो अब तो मरियम नवाज को ज्यादा बेहतर मौका मिल रहा होगा अपनी हर किस्म की गारंटियां देने का, और शायद मरियम नवाज की गारंटियों पर वो ट्रस्ट भी कर लें। शहबाज शरीफ की गारंटियों पर ट्रस्ट वो करना चाहें भी तो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं करने देंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब के डायरेक्ट आने की बजाय अगर इनडायरेक्टली मरियम नवाज को चांस दे दिया तो शायद पिंडी वाले कहें कि हाँ ये औरत जात है, या शायद ये गारंटीज देती है, या ये यंग जनरेशन है, शायद ये पिछले किस्से कहानियां, पिछली लड़ाइयां जो मियां नवाज शरीफ साहब की हैं वो भूल के तो शायद ये हमारे साथ चले। तो मरियम नवाज के चांसेस हैं और बिलावल के चांसेस हैं, बाकी सारे इस वक्त जो है वक्ती तौर पर अपने आप को आउट ही समझेंगे। IMF ने जो स्टैंड बाई एक प्लान है उसके बारे में आप बता दें, और इस तरह से बताइएगा कि मेरा दिल चाहता है कि 2 कॉलर्स को सिर्फ आज की सवाल जवाब, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ऑडियंस है हम उसको इन्वॉल्व करते हुए लेके चलें। अनफॉर्चुनेटली जब हम आउट ऑफ टाइम चले जाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा कॉलर्स को लेना मुमकिन नहीं होगा। 2 या 3 कॉलर्स को मैक्सिमम हम ले सकते हैं। जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आइडिया हमने दिया था और ये जो फोन नंबर हम देते हैं स्क्रीन पे, वो इसलिए देते हैं कि लोग व्हाट्सएप पे ऐड करें इस नंबर को और अपना वहां क्वेश्चन वहां रिकॉर्ड करके छोड़ दें। और ये शर्त है कि जिसने तहजीब के दायरे में रह के क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया, जिस रेडियो के ऊपर भी वही शर्त है कि अदरवाइज हम कॉल ड्रॉप कर देंगे। हम अपनी टेलीफोन लाइंस ओपन कर देते हैं, उसके बाद वही होता है कि मुझे नहीं पता होता दूसरी साइड पे कौन बंदा है, और वो पता नहीं अपने तौर पर ये समझता है कि शायद वो मुझ पे टांट कर लेंगे या आप पे टांट कर लेंगे या किसी और हमारे अजीम मियाँ साहब या अफसार आलम या समीउल्लाह मलिक साहब या जो करामत गौरी साहब या जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनमें से किसी पे टांट कर लेंगे तो पता नहीं वो क्या हासिल कर लेंगे। और भाई हमने सारी जिंदगी गुजारी है इस जर्नलिज्म में, हमने आपसे ज्यादा सख्त टांटें सही हैं, हमने आपसे ज्यादा सख्त गालियां सुनी हैं, हमने आपसे ज्यादा सख्त लबो लहजे आजमाए हैं, भुगताए हैं। हमारे माथे पे 1 मिनट के लिए भी कोई बल नहीं आएगा, आप जितना मर्जी है गुस्सा निकाल लें, लेकिन हमारी ऑडियंस का टाइम जाया होता है, लोगों का मिजाज। उस कल परसों जो पिछले ऑडियंस ने जो कॉलर ने जो हरकत की, उसके बाद जो मैसेजेस आए वो मुझे पता है कितने मैसेज आए, और लोग कहते हैं कि आप कॉल क्यों ओपन करते हैं जब आपको पता ही नहीं दूसरी तरफ बंदा कौन है, उस बंदे का लेवल क्या है, वो बंदा उस लेवल पे जाके बात ही नहीं कर रहा जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। आपने बड़ी सही बात की फयाज भाई, मगर पाकिस्तानियों को ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पर लेते हैं,
आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में एक भेड़ चाल है, जो पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग और नून लीग वर्सेस पीटीआई का सिलसिला है, वो यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों में ना हो। ओवरसीज पाकिस्तानी बात करें तो हौसला रखें, दूसरे की बात बर्दाश्त करें, और हम इस तरह हमारा तासर जाए कि पाकिस्तान में जो लोग सुन रहे हैं वो ये कहें कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे मुख्तलिफ हैं, और हम क्यों ना मुख्तलिफ हों, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। हमने यहाँ लिबरल को वर्सेस कंजर्वेटिव देखा है, कंजर्वेटिव को वर्सेस एनडीपी देखा है, हमने एनडीपी को वर्सेस ग्रीन पार्टी देखा है। हम जब इतना देखते हैं तो उसके बाद हम उससे लर्न क्यों नहीं करते? हमें सवाल करना क्यों नहीं आता? हमें तहजीब के दायरे में रह के बात करना क्यों नहीं आती? फयाज वो भाई, बाद में बात यही करेंगे। तो मैं एक प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से कि हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें इन्फॉर्मेशन दें। मैं एक इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो लोग समझते हैं ना कि ये तारें कहाँ से हिल रही हैं, कौन क्या कर रहा है, फैसले क्यों नहीं हो रहे, तो बहुत सारे उसमें मसाइल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारे जिनको फारिग किया गया, अभी तक ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया गया, लेकिन सब यही कहते हैं कि लाहौर के जो कोर कमांडर थे 9 मई वाले दिन, उनको मुलाजमत से फारिग किया गया है, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। और वो जो जनरल फयाज गनी थे, उनके ससुर जो हैं वो खैर से हमारे उमर अता बंदयाल साहब के मामू हैं, इनके सगे मामू हैं, और उनका नाम था नवीद रसूल मिर्ज़ा। और वो नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब जो थे, जो रावलपिंडी साजिश केस था उसमें उन्हें नौकरी से निकाला गया था। वो उस वक्त कैप्टन थे पाकिस्तान आर्मी में, नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब। वो ससुर हैं जनरल फयाज गनी के, जिन्हें 9 मई के वाक़े में अभी अताब का शिकार किया गया है उन्हें। और वो नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के मामू हैं। और वो नवीद रसूल मिर्ज़ा साहब जो रावलपिंडी साजिश केस में निकले थे, कैप्टन नवीद रसूल मिर्ज़ा, उनके दूसरे भाई हैं फैज़ रसूल मिर्ज़ा। और ये फैज़ रसूल मिर्ज़ा एलडीए के चेयरमैन होते थे। और एलडीए के चेयरमैन ये वो थे जिसमें वो मीर शकीलुर रहमान का जो केस था, जिसमें मीर शकीलुर रहमान एक लंबे अरसे तक पाबंद सलासिल रहे, उस केस में वो शरीक मुल्ज़म थे, काइंड ऑफ शरीक मुल्ज़म थे, कि वो उस वक्त वो एलडीए के चेयरमैन थे जब वो प्लाट, जिस प्लाट का सारा झगड़ा था मीर शकीलुर रहमान का, वो एक प्लाट नहीं था, वो जंग के एम्प्लॉइज के 125 प्लाट थे, जो जंग के एम्प्लॉइज के नाम पे लिए थे जंग ग्रुप ने। और बाद में मीर शकीलुर रहमान को, क्योंकि वो लाहौर के बिल्कुल नवाह में था और वो इलाका पसंद आ गया मीर शकीलुर रहमान साहब को, तो उन्होंने वो सारा एक प्लाट बनवा के वहाँ अपना महल नुमा, एक बहुत बड़ा महल है लाहौर में, रियाज मलिक साहब का महल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो उन्होंने जरदारी साहब को दिया है। जिन लोगों ने जरदारी साहब का महल देखा है, वो अगर टाइम निकाल के मीर शकीलुर रहमान साहब का महल देख लें तो उन्हें समझ आ जाए कि मीर शकीलुर रहमान साहब ने इतने बड़े महल के लिए 125 कनाल या 125 एकड़ जो भी जमीन है उस पर इतना बड़ा जो महल बनाया उन्होंने, उसकी वजह से वो इतना अरसा पाबंदी सलासिल क्यों रहे, और उन्होंने क्यों नहीं साइन करके दिए कि ठीक है मैं प्ली बार्गेन कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ। वो जंग के एम्प्लॉइज के प्लाट थे जो इन्होंने ले लिए थे, और एम्प्लॉइज को उन्होंने कुछ को पैसे दिए, कुछ को नहीं दिए, कुछ की और सेटलमेंट कहीं पंजाब गवर्नमेंट से करा दी। लेकिन वो केस था और उसमें वो फैज रसूल मिर्जा साहब शरीक मुल्जिम थे, क्योंकि वो एलडीए के चेयरमैन थे जिन्होंने ये सारा काम किया था जी। और फिर जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें से जो कहते हैं ना जी कि एक जनरल की बेगम है, हाँ वो जनरल की बेगम है, जनरल जमील की बेगम है, रुबीना जमील उनका नाम है, लेकिन वो पीटीआई की एमएनए रही हैं। और पीटीआई के एमएनए रहने का मतलब ये है कि वो पीटीआई पहले ज्वाइन कर चुकी थी। 9 मई वाले दिन वो पीटीआई के उसमें किसी में नहीं आई। अगर वो एमएनए तक पीटीआई में इन्वॉल्व थी तो फिर तो वो जनरल साहब का तो उसमें कोई कसूर ना हुआ। रुबीना जमील उनका नाम था। एक और जो कहते हैं कि जनरल की बेगम है, वो जनरल जहांगीर हैं, एक आर्मी के रिटायर्ड, उनकी बेगम है, उनका नाम शबनम है, वो भी अरेस्ट हैं अभी तक। और खदीजा शाह को तो सारे पाकिस्तान को पता है कि वो नवासी हैं, जनरल आसिफ नवाज जो एक्स आर्मी चीफ थे। और एक्स आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह के साथ जो सलूक किया गया, उस सिलसिले में 2 रोज़ पहले जिस तरह की इतलात आई हैं उसमें यह है कि जनरल जहांगीर करामत साहब ने, जो इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका के एक थिंक टैंक में बैठे हुए हैं, उन्होंने जनरल हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ोन कॉल की। और जब फ़ोन कॉल की तो ज़ाहिर है वो एक्स आर्मी चीफ थे तो वो उनकी कॉल उन्होंने सुननी थी। उन्होंने कॉल सुनने से पहले उन्होंने कहा कि सर इन 2 टॉपिक्स पे मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर करामत साहब ने बात इसीलिए की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे एक्स आर्मी चीफ्स और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन लोगों को आप प्लीज़ तंग ना करें। उन्होंने अगर वो उस दिन चले गए इश्तिहाल में आके, या लोगों का एक मॉब था और उसमें अगर वो चले गए वहाँ तक, तो उन्हें स्पेयर कर दें, ये ना करें। लेकिन उन्हें कहा गया कि सॉरी सर, लेट मी डू माई जॉब, मुझे अपना काम करने दें। जहांगीर करामत साहब का फ़ोन 2 मिनट के अंदर अंदर उनकी कॉल ख़त्म हो गई, फ़ोन बंद हो गया। अब जहांगीर करामत साहब जो अमेरिका के एक थिंक टैंक के साथ काम करते हैं, क्या उन्होंने बेइज्जती फील नहीं की होगी? अगर उन्होंने फील की है, यकीनन की होगी उन्होंने, कि आर्मी चीफ वो भी रहे हैं।
और मौजूदा आर्मी चीफ को अगर वो कॉल कर रहे हैं, और कर भी इसलिए रहे हैं कि एक्स आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी कहीं किसी जगह अगर उसके खिलाफ ट्रायल हो रहा है, या उनकी आर्मी के रिटायर्ड आर्मी के जर्नल्स हैं और उनकी बेगमात हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनके खिलाफ अगर कहीं केसेस चल रहे हैं, तो प्लीज़ उन्हें कोई अगर आप रायत कायदे कानून के अंदर रह के दे सकते हैं तो आप उनको वो रायत दें, उनके साथ जो कर सकते हैं करें। लेकिन उन्होंने कॉल 2 मिनट से ज़्यादा उनकी कॉल नहीं चली, तो उसके बाद जो है वो कॉल ख़त्म हो गई और फिर सिलसिला वहाँ ख़त्म हो गया। अब जहांगीर करामत साहब आराम से तो नहीं बैठेंगे, अगर वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक के साथ काम कर रहे हैं तो यकीनन वो थिंक टैंक को एक्टिव भी करेंगे और सिलसिला आगे बढ़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया और यही नॉलेज हम लेना चाहते हैं। मगर पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे पाकिस्तान की इशराफिया है, चाहे जो इंसान बात करता है वो किसी, आपने भी कहा कि कॉलर्स मिसबिहेव कर देते हैं, लूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं रेडियो पे होते हुए। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है, और मैंने पिछले जब से कॉल्स को हौसला अफजाई करनी शुरू की है, मैं ये कहती हूँ अपनी अल्फाज का चुनाव आप बेहतर रखें, बी अ सिविलाइज्ड पर्सन। इट्स नॉट कि हम आपकी कॉल्स लेना बंद कर दें। यहाँ पर आप लोगों पे, लिसनर्स के ऊपर, कॉलर्स के ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि हमें इतना फ़ख्र होना चाहिए कि जब आपकी कॉल एयर पे जाए तो लोग महसूस करें कि हाउ सिविलाइज्ड दिस नेशन इज़। और मेरा ख्याल है ये मेरा रोज़ का पैगाम होता है। आपकी इजाज़त, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कवर किया। मैंने आपसे वो IMF का जो इन्होंने एक कहा है कि एक साइड प्लान है उसके बारे में पूछना चाहता हूँ, मगर एक कॉल है, अगर आप, मैं देखती हूँ, लेट मी चेक द टेम्परेचर कि हाउ इट इज़। और मैं अपने तमाम कॉलर्स को, लिसनर्स को कहना चाहती हूँ कि प्रूव योरसेल्फ, आप अपनी बात ज़रूर करें मगर मुख्तसर एक तो, और क्योंकि हम जनाब फयाज विलाना का मैक्सिमम इनपुट लेना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम लीजिएगा और बात कीजिएगा। अगर कहीं उल्टी बात हुई तो आई विल ड्रॉप इट। मैं उल्टी भी नहीं करूंगा, सीधी भी नहीं, सीधी करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी करें, जी करें। बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है आपका सेशन। ये मैंने पूछना था, ये तारिक मलिक साहब वाली क्या स्टोरी है, क्या इसके पीछे क्या मोटिव्स हैं, किसी कौन इनसे नाराज है जो इनको रिजाइन देना पड़ा फोर्सफुली? और क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ उन्हें, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो जूनियर हैं बल्कि। तारिक मलिक जी, अब आप जी फयाज बिना साहब, तारिक मलिक साहब को क्यों रिजाइन करना पड़ा? बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, थारो जेंटलमैन हैं, अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक है। उनके वालिद साहब प्रोफेसर फ़तेह मलिक साहब, उनके दूसरे भाई प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। वालिद साहब का बड़ा नाम है, इल्मी अदबी घराना है, तलागंग चकवाल के रहने वाले हैं। तारिक मलिक साहब वो बंदे हैं कि जिन्होंने नादरा को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। उसके बाद फिर इनकी गवर्नमेंट से नहीं बनी, पीपल्स पार्टी के दौर में उन्हें जाना पड़ा छोड़ के, वो बाहर आ गए, UN के कंसल्टेंट थे। और उन्होंने नादरा में जो सिलसिला शुरू किया था, मैं यहाँ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन ऑफिसर एक गवर्नमेंट के कॉलेज में काम करता हूँ, तो मेरे पास पूरी दुनिया से डॉक्यूमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स के। जब उनके एडमिशन हम प्रोसेस करते हैं तो कई कंट्रीज़ को मैं जानता हूँ कि उनका पासपोर्ट जब हमारे सामने आता है इंटरनेशनल स्टूडेंट एप्लीकेंट्स का, तो यकीन माने मुझे फ़र्क नहीं महसूस होता कि ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है या किसी और कंट्री का है। मुझे देखना पड़ता है। 3-4 अफ्रीका में ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको हमने ये नादरा ने सर्विसेज बेची कि वो किस तरह अपने लोगों की मर्दमशुमारी कर सकते हैं, किस तरह उनको काउंट इन कर सकते हैं, किस तरह उनको ID कार्ड इशू कर सकते हैं, किस तरह उनको पासपोर्ट इशू कर सकते हैं। हमने ये सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेची। वी शुड बी प्राउड ऑफ तारिक मलिक। और तारिक मलिक फिर इसी वजह से UN में कंसल्टेंट थे। अब वो जॉब छोड़ के पाकिस्तान में गए, उन्होंने काम शुरू किया और इस वक्त वो उन्होंने तकरीबन 35 डिफरेंट किस्म की इंतहाई एडवांस सर्विसेज शुरू कराई थी। अभी ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कहीं से भी पूरी दुनिया में अटेस्टेशन ओवरसीज पाकिस्तानी कराना चाहें, वो 5 मिनट में आपका डॉक्यूमेंट चला जाता है, अटेस्ट होके आ जाता है। इसी तरह उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा जारी करने शुरू किए और उन्होंने बहुत सारी सर्विसेज इंट्रोड्यूस कराई। और अगर तारिक मलिक साहब को सिर्फ अपना फोकस होकर काम करने दिया जाता तो यकीन माने हमारे बहुत सारे मसाइल FBR के हल हो सकते थे, हमारे बहुत सारे जो मर्दमशुमारी के मसाइल हैं ये हो सकते थे, हमारे बहुत सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बंगाली या दूसरे बिहारी और भूटान के और मालदीव के और अफगानिस्तान के और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग कराची में रह के रोज़गार के लिए ज़ाहिर रहते हैं, इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स हैं वो उनसे हम जो है वो उनको किसी सिस्टम में ला सकते थे या उन्हें कम अज़ कम उन्हें मुल्क से निकाल सकते थे अगर वो इलीगल थे पाकिस्तान में। तो तारिक मलिक साहब को नहीं सुना गया। ताज़ा तरीन परसों तरसों पिछले हफ्ते की बात है, इस्लामाबाद में हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है वजारत दाखिला की, उसकी मीटिंग हो रही थी
जिसमें एक MNA है, सलाहुद्दीन अयूबी नाम है उनका, पिछले हफ्ते की बात है। उन्होंने कहा कि मैं अफगानिस्तान गया हुआ था और अफगानिस्तान में वहाँ ये है कि वहाँ हर अफगानी किसी पाकिस्तानी को देखता है इन्फ्लुएंशियल को, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे पाकिस्तान का वीज़ा लगवा के दें। वहाँ उसने कहा कि काबुल में एम्बेसी के अंदर एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा जी वीज़ा लगवा के दें। कहते हैं मैंने वहाँ के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, जितना स्टाफ था, सबको कहा, काम नहीं हुआ। उसके बाद एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी $1500 दें, ये आपका वीज़ा लग जाएगा। कहता है मैंने $1500 उस बंदे को कहा कि ये तुम्हें बंदा कह रहा है। कहता है मेरी मौजूदगी में उस बंदे ने उसको 1500 पकड़ाए और हमारे बैठे बैठे वीज़ा लग के आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने स्टैंडिंग कमेटी में, नेशनल असेंबली में पिछले हफ्ते ये इंकशाफ किया है कि मैंने खुद पाकिस्तान एम्बेसी में काबुल में बैठ के $1500 का वीज़ा लगवाया है। इसी तरह हमारे ID कार्ड्स का चक्कर है, इसी तरह हमारे इसका पासपोर्ट ऑफिस का चक्कर है। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी और प्रेशराइज करती रहेगी तारिक मलिक जैसे शरीफुन नफ्स किस्म के ब्यूरोक्रेट्स को अपने मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए, अभी ताज़ा तरीन ये था कि वो ये जितनी इनकी वोटर्स लिस्टें हैं वो उसमें कोई बड़ा सा काम कराना चाहते थे। जिस तरह की अभी पाक सरजमीन का पार्टी वालों ने मुस्तफ़ा कमाल, जो एक्स पाक सरजमीन पार्टी, अब तो MKM पाकिस्तान के हैं, वो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में और उन्होंने प्रूफ्स दिए हैं कि किस तरह लोग रहने वाले कराची के हैं और उनके वोट, किसी का नवाब शाह बन गया है, किसी का लाड़काना में बना है, किसी का शहदाद कोर्ट में वहां जाके वोट बन गया है। अब वो बंदों के वोट आइंदा आम इलेक्शन होने तक ना उनकी वोट्स की करेक्शन होगी, ना वो बेचारे शहदाद कोर्ट या नवाब शाह जाके वोट कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि कराची में रहने वाले बंदे को तो अपने बंदे का पता है कि यहाँ मुझे किस पार्टी को वोट देना है। वो तो नवाब शाह, शहदाद कोर्ट या लड़काना सांगड़ में तो किसी को जानता ही नहीं है कि वहां जाके वो वोट कास्ट करे या वहां जाए या क्यों जाए और कितने लोग जा सकेंगे। तो उन्होंने एक बड़ी तादाद में MQM कराची वालों ने, MQM पाकिस्तान जो कराची में है, उन्होंने इतराज किया है। इसी तरह तारिक मलिक साहब से और इस तरह के काम ये लेना चाहते थे जो तारिक मलिक साहब करने से इनकारी थे, इसलिए तारिक मलिक साहब ने इसी में आफियत जानी तो वो रिजाइन करके साइड पे हो जाएं। जी, मगर इसके साथ साथ ये भी तो ना कि हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनको जो डेटा लीक हुआ है, तारिक मलिक साहब ट्रैवल भी नहीं कर सकते, मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकते, और तारिक वन ऑफ द रीज़न इज़ के उनका फैमिली डेटा और उनकी ये कुछ ख़वातीन है ख़ानदान की जिनका डेटा रिकॉर्ड हुआ, लीक हुआ, उनके वालिद का पासपोर्ट का भी डेटा FBR से हुआ ना। हाँ, FBR से हुआ, मगर कहते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही इज़ ही कैन नॉट फ्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान नाउ। नहीं, ये जो डाटा के पीछे जाने वाला मामला होता है ना, डाटा के पीछे जाने वाला मामला हमेशा मुस्लिम लीग नून इसमें मशकूक पाई जाती है। आपको याद होगा इमरान खान के दौर में एक दफ़ा SCCP से डाटा लीक हुआ था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस लोग जाके कारोबार करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, कॉर्पोरेशन बनाते हैं, रजिस्टर्ड बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्हें SCCP में, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करानी होती है। SCCP से डाटा लीक हुआ था और डाटा लीक करने के बाद आपको याद होगा वहाँ उनके मीडिया डायरेक्टर थे साजिद गोंदल, ही इज़ अ यंग आए, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा बड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक रहा है। साजिद गोंदल को वीगो डाला उठा के ले गया था, उन्हें 3 हफ्ते गायब रहे, वो 3 हफ्ते बाद वो वापस आ गए इस्लामाबाद और उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने कॉल की तो उन्होंने अपनी फैमिली को, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मची हुई थी, ज़ाहिर मीडिया के लोग, ज़ाहिर वो मीडिया के डायरेक्टर थे SCCP में, तो सारे लोग उनकी हमदर्दी से तल्लक था, उनका मिलना मिलाना था, तो सब लोग बोले, मीडिया में भी शोर हुआ सारा कुछ। उस बंदे का कोई अता पता नहीं मिला, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके वालिदैन बाहर निकल आए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के आगे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के आगे आके दुआइयां देते रहे, सारा कुछ होता रहा। 3 हफ्ते बाद उस बंदे ने टेलीफोन कॉल कहीं से आई उसकी, उसने कहा मैं शुमाली इलाका जात सैर करने आया था। कैसे आए थे, कौन तुम्हें उठा के ले गया था, क्यों इतने दिन तुम गायब रहे, क्यों खामोश रहे, वो बोला नहीं बिल्कुल। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे इतना ही कहा गया कि तुमने ये कहना है कि मैं शुमाली इलाका जात गया हुआ था। पता नहीं तो ये मार लगी होगी, बाद में वो किताब में लिखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। हुई थी, बाद में प्रूव ये हुआ कि वहां से हमारे SCCP के एक्स चेयरमैन थे जफर एजाजी साहब, जिन्हें मुस्लिम लीग नून ने लगाया था, मियां नवाज शरीफ साहब के हैं। अभी भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आप देखें तो जफर एजाजी साहब सुबह दोपहर शाम इमरान खान के खिलाफ और नवाज शरीफ के हक में अपनी तावीलें दे रहे होते हैं और लड़ रहे होते हैं लोगों से। जफर एजाजी साहब बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके पाकिस्तान गए थे और बहुत अर्सा पहले उन्होंने एक अखबार निकाला था, रोजनामा मुहासिब के नाम से, एबटाबाद से, और उनके पार्टनर थे उसमें सिद्दीकुल फारूक साहब, जो मुस्लिम लीग नून के मियाँ साहब के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे और बाद में उन्हें स्मॉल बिजनेस के HBC हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन भी लगाया गया था। सिद्दीकुल फारूक और जफर एजाजी साहब पार्टनर थे रोजनामा मुहासिब एबटाबाद में, और वो मुस्लिम लीग नून के उसमें जो सेल था, मीडिया सेल था, उसमें
करता धरता भी रहे हैं। जफर जाजी साहब को बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने मोस्ट रिसेंटली जब ये गवर्नमेंट में थे तो इन्होंने SCCP का चेयरमैन लगा दिया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन था, हालांकि उनका SCCP का कोई तजर्बा नहीं था। और जिस बंदे को SCCP से हटाया था वो तारिक इकबाल खान थे, जो उससे पहले इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रहे थे और उनका बहुत एक्सपीरियंस था और वो भी फॉरेन क्वालिफाइड थे। वो एक बंदा प्रोफेशनली अपना SCCP का काम कर रहा था, लेकिन मियां साहब को क्योंकि वो पसंद नहीं थे, वो न्यूट्रल आदमी थे, तो तारिक इकबाल खान साहब को हटा के इन्हें लगा दिया गया था जफर जाजी साहब को। जफर जाजी साहब उनकी मर्जी के काम कर रहे थे। बाद में जब हुकूमत चेंज हुई जफर जाजी साहब को छोड़ना पड़ा, लेकिन इनका बेटा अभी तक वहाँ SCCP में ही था और वो साजिद गोंदल पे जो नजला गिरा था उसका जिम्मेदार जफर जाजी साहब का बेटा था, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं किसी का गया। बाद में पता चला कि वो था, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन साजिद गोंदल साहब रगड़े गए सिर्फ इस वजह से कि शायद आपने डाटा लीक किया है। तो डाटा का झगड़ा तो होता है और ये नून लीग वाले हमेशा डाटा के पीछे होते हैं। थैंक यू वेरी मच फयाज भाई, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी अगले ट्यूसडे को। अगर कोई इन बिटवीन कोई चीज़ आई तो हम ज़रूर कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।